Hello everyone. Welcome back to our Learn Karo classes, class 10th. Here I am, your social science expert, and my name is Ananya ma'am. Now I am here with the part 5 and the very last part of the chapter agriculture that we were doing. The chapter is of geography. This is the last part of this chapter, and in here what we are going to do, I'll just set the premise that what we are going to do now is the various reforms that were taken by the government. Government ने क्या help करी farmers की, various institutional reforms and schemes बनाई गई farmers के लिए for their development and in agriculture. ठीक है ना? तो overview for today's class is technological and what were all the reforms, what were all changes that were done, contribution agriculture के लिए क्या करा गया, agriculture का हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में. एंड एट लास्ट वी विल कवर द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. ओके, सो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. क्या बनाए हमारी गवर्नमेंट ने, कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस करें. एंड व्हाट ऑल चेंजेस, क्या करे गए, चलिए. नंबर 1, सस्टेन्ड यूज of land without compatible technological and institutional changes have hindered the pace of agriculture development. What they are saying, पता है हम land को ना properly use नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? Because we are not having that much technology. हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नहीं है. They are saying compatible technology have hindered the pace of. बहुत रुकावटें आ रही हैं बिकॉज वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी. पता है बच्चा, इंडिया में क्या होता है, मॉनसून आएगा, बारिश आएगी, तभी क्रॉप्स ग्रो होंगी. अदरवाइज वी आर जस्ट सिटिंग आइडल कि रेन्स नहीं आई हैं, क्रॉप्स खराब हो गई हैं. और बिकॉज वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी. एंड इफ वी सी मेनी अदर कंट्रीज, दे आर ग्रोइंग क्रॉप्स. अब वो अपनी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल रेन, फर्टिलाइजर्स में डेवलप कर रहे हैं. बट इंडिया अभी इतना अच्छी टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट पर नहीं पहुंचा है. इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, द थिंग आई वाज सेइंग, इन स्पाइट कि हमें अपने इरिगेशन में टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, वी आर डिपेंडेंट ऑन, बारिश होगी तो हमारी क्रॉप्स ग्रो होंगी. वी आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड द नेचुरल फर्टिलिटी पे हम डिपेंडेंट है. फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, ऑल दीज पोज a serious challenge. Actually में बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है. जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, आवर एग्रीकल्चर इज नॉट गिविंग अस द पेस. इक्वलाइजेशन नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है. पॉपुलेशन ज्यादा है, क्रॉप्स कम है. अब पॉपुलेशन है तो उन्हें फीडिंग के लिए क्रॉप्स तो चाहिए ना, बट दैट इज नॉट, एक बैलेंस में नहीं पहुंचा जा रहा है. दीज चेंजेस वी नीड, कि हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने पड़ेंगे. मेजर इंस्टीट्यूशन, क्या करा हमारी गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन हेयर इज बच्चा गवर्नमेंट. ठीक है, क्या करा हमारी गवर्नमेंट ने कहा कलेक्टिवाइजेशन में काम करो. व्हाट इज कलेक्टिवाइजेशन? जॉइंट सेक्टर में आके काम करो. अगर किसी के पास लैंड नहीं है तो वो किसी और के लैंड में अपना एक प्रॉपर शेयर रखे एंड फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्टमेंट साथ में हो, तो कलेक्टिवाइजेशन, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी. कंसोलिडेशन, एंड इफ पता है लैंड होल्डिंग्स को प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं करा, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. लैंड श्रिंक हो गई है, कंसोलिडेट हो गई है, एंड जितनी कंसोलिडेटेड लैंड है प्रोडक्शन ही नहीं होगा. डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर्स को डेवलप किया गया. कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ मिलकर फार्मर्स को साथ देना पड़ेगा. नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम नहीं रहेगा, एबॉलिश कर दिया गया उससे बिल्कुल भी. दैट इफ एनीवन इज वर्किंग, रेंट देना पड़ेगा. राइट ऑफ इनहेरिटेंस डिवाइड्स लैंड, और जब वो इनहेरिटेंस में आ जाता है ना, सन वगैरह में, तो ये इनहेरिटेंस में लैंड बहुत छोटे छोटे डिवाइड हो जाती है, और छोटे लैंड से प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता.
क्लियर? तो इनहेरिटेंस को डिनाई कर दिया गया कि नहीं करना है. सो लैंड वाज द मेन फोकस. 5-year प्लान में जो रखा गया लैंड पे कि इतनी लैंड तो हो एक्चुअली में जिससे एक प्रॉपर प्रोडक्शन हो. तो ये सब चेंजेस करे गए, सब कुछ चीज़ों को न्यू लाया गया. कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड राइट ऑफ इनहेरिटेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया गया. जमींदारी सिस्टम को बैन कर दिया गया. सो दीज वर द चेंजेस दैट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग. सो टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आए, एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या करे गए. लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनैक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग. बच्चा लॉज तो बना दिए, ये हमारी कंट्री में ना एक स्टार्टिंग पॉइंट से रहा है. लॉज तो बना दिए लेकिन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए. और अगर जिनके लिए वो लॉज एंड स्कीम्स एंड योजनाएं बनाई गई हैं उन तक पहुंच ही नहीं पा रही. दे आर नॉट एक्चुअली पेसिंग टुवर्ड्स दी डिजर्विंग तक नहीं पहुंच पा रही है. 1960s एंड 70s गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए. एग्रीकल्चर लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. बट क्या ग्रीन रेवोल्यूशन एक पुअर फार्मर HYV सीड्स अफोर्ड कर पाया? नो. इट वॉज ऑफ हाई कॉस्ट. अफोर्डेबिलिटी पुअर फार्मर की नहीं रही. व्हाइट रेवोल्यूशन आया मिल्क प्रोडक्ट्स में और वी कैन से माइल्ड एनिमल्स के लिए. बट दैट वॉज ऑफ नो यूज क्योंकि पुअर पीपल उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे. व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? डेयरी सेक्टर से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है. इंट्रोड्यूस्ड अ कोऑपरेटिव अप्रोच इन हार्नेसिंग माइल्ड एनिमल हस्बेंड्री कि एनिमल हस्बेंड्री करी जाए. माइल्ड एनिमल, मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स. इफ यू आर वर्किंग ऑन लैंड, इफ यू आर अ फार्मर, तो आप साथ में एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज द माइल्ड एनिमल्स वगैरह का. बिकॉज मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स, काउज रखी जाए एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द मिल्क ऑफ देम. Eliminated middlemen in the farmers market supply chain and enhanced milk production as well as profit to the farmers. कि farmers को profit ऐसे होगा अगर साथ के साथ farming के साथ अगर आप horticulture, pisciculture, sericulture, mild animals का जो एक business है तो you can start along with that so that you can earn high amount of profit. It is also called एक जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया मिल्क से रिलेटेड था उसको क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड 2. लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कि लोगों के पास एक अच्छी खासी लैंड हो जाए उसके लिए बच्चा क्या करा गया? लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम. व्हाट इट वाज 1980s एंड 1990s मेनी इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स. 80s एंड बहुत सारे चेंजेस करे गए लैंड से रिलेटेड. प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस दैट अगर फार्मर्स चाहे तो अपनी क्रॉप्स को पहले इंश्योर करा लें कि अगर आपकी क्रॉप्स फेल हो गई तो यू विल गेट सम अमाउंट. इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, फ्लड्स आ गई, साइक्लोन एंड डिजीज, देन यू विल नॉट बी इन एनी हार्म. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम रन करी गई KCC फॉर गिविंग इजी चीप लोन्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे एंड आफ्टर यू विल बी एबल टू सेल योर लैंड आपको रीपे करना पड़ेगा. गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड मिनिमम MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की और कोई परचेज करे ना करे आपकी व्हीट और ग्रेन्स एंड राइस गवर्नमेंट विल परचेज. MSP की हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको इतना सपोर्ट करेंगे ही करेंगे. फॉर वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस. आपको पता है बच्चा गवर्नमेंट ना एक ऑर्गेनाइजेशन है FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो बफर स्टॉक मेंटेन करती है. अब कभी भी कंट्री में ड्रॉट्स आ सकती हैं, साइक्लोन्स हैं, कभी भी कोई इमरजेंसी अराइज हो सकती है. तो व्हाट इट इज कि गवर्नमेंट भी एवरी ईयर MSP पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर्स से ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस लेती है. क्लियर कि अगर उनके खराब हो भी गए हैं वॉट एवर इट इज तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी ही करेगी उस MSP पर. स्पेशल इसके लिए गवर्नमेंट ने PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी रन करा है.
Special weather bulletins and many applications are there for the farmers, you know. बहुत सारी applications run कर दी गई हैं जिससे farmers को पता लगता रहेगा, थोड़ी सी prediction हो जाती है जो weather की, कि proper bulletins that you have to cover your crops, you have to make sure कि आपके crops खराब ना हो, उससे कि rain आने वाली है, ये season आ रहा है, तो ये weather bulletins के लिए भी government ने television channels run कर दिए हैं. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, कि इनके लिए एक स्पेशल स्कीम चला दी गई है कि आपको सपोर्ट एनी हाउ करा जाएगा. यू विल नॉट बी इन अ सिचुएशन ऑफ हार्नेसिंग योरसेल्फ. क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब आपको पता है बच्चा, हमारा एग्रीकल्चर ने भी ना बहुत साथ दिया है. हमारी एक्चुअली में कंट्री की जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से ही, बेसिक प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर से हमारी कंट्री की जीडीपी बहुत इंक्रीज हुई है बिकॉज मच ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी कंट्री की बैकबोन ही एग्रीकल्चर है. कंट्री का मच ज्यादा जीडीपी ही एग्रीकल्चर इंक्रीज करता है. 52% ऑफ वर्कफोर्स इस सेक्टर में एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में. बट देयर वाज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, लेकिन एकदम से 1951 के बाद एकदम से डाउनफॉल आना शुरू हुआ. पब्लिक वाज गोइंग टू द टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन. दिस मे लीड टू डिक्लाइन इन दिस वे, कि थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशंस है एंड वी आर गोइंग डाउन इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर. इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द टेक्नोलॉजी, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन दैट, हम उसे डिक्लाइन कर रहे हैं. If we are strong in something, तो हम उसे ही improve करना चाहिए, and we need to improve, do the improvisations in our agriculture. Efforts of government ने क्या efforts करे? Government ने agricultural council research बना दी. और क्या कर सकती government efforts करे, establishing Indian Council of Agricultural Research, agricultural universities बना दी, that youngsters can come and take the knowledge. Clear ना? अब आपको पता है कई स्कूल्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सिखाई जाती है. तो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर? डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्ली सब्जेक्ट्स बना दिए गए, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बना दिए जहां पे एनिमल्स को कंजर्व करा जाएगा. दे विल गेट द प्रॉपर सर्विसेज. हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, फ्रूट हॉर्टिकल्चर क्या होता है? द बिजनेस दैट इज कि फ्रूट्स का बिजनेस होता है, फ्रूट्स की गार्डनिंग होती है. तो अलॉन्ग विद द फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स यू कैन डू दैट हॉर्टिकल्चर प्रोसेस. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटियोरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्टिंग में भी व्हाट ऑल की वेदर फोरकास्टिंग, वेदर प्रेडिक्शन फॉर द फार्मर्स, इस पे भी हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है सो दैट हमारे फार्मर्स को कोई नुकसान ना हो. बिकॉज एक्चुअली में दे आर द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इकोनॉमी. वो हमारी कंट्री को खाना दे रहे हैं. दे आर द फार्मर्स, वो हमें खाना दे रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ देम वी आर गेटिंग प्रॉपर फूड. तो गवर्नमेंट इज डूइंग एक्चुअली वर्क फॉर ऑल ऑफ देम. Challenges faced by the farmers, but still there are some challenges that are being faced by the farmers in this sector against international economy में बहुत compete कर रही है. Reduction in public investment, decrease in subsidy on fertilizers. Government भी क्या करे? गवर्नमेंट को इंटरनेशनली इतना ज़्यादा प्रेशराइज करा जा रहा है कि उनकी वैल्यू जो है अब जा रही है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज रिड्यूस करनी पड़े. डिक्रीज इन सब्सिडीज. गवर्नमेंट सब्सिडीज क्या होता है बच्चा? सब्सिडी समथिंग गवर्नमेंट खुद लॉस में जाकर हमें प्रॉफिट देती है ना? क्योंकि एंड उससे क्या होगा? फार्मर्स को कम मनी जनरेट करना पड़ेगा, कम पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, टैक्सेस वगैरह. तो अब उसमें भी थोड़ा सा कम हो रहा है बिकॉज फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. व्हाट गवर्नमेंट कैन डू? रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ही नहीं एग्रीकल्चर में. नो वन इज एक्चुअली वांटिंग टू गो इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर. एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वही मनी जनरेट हो गया, मनी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इन अ वेरी लार्ज अमाउंट. तो उससे गवर्नमेंट को प्रॉपरली टैक्सेस जनरेट नहीं हो पा रहे हैं. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज बाउंडेड to make some reforms that are not actually favorable for farmers. Clear? तो ये कुछ challenges हैं जो हमें international competition की वजह से face करने पड़ रहे हैं in our agriculture.
इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी पर, हमारे एग्रीकल्चर पर, हैज़ एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। जब से ब्रिटिशर्स आए हैं ग्लोबलाइजेशन तो आ ही गया है, कॉलोनाइजेशन ब्रिटिश एरा आया है तो हम मॉडर्नाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड यू नो व्हाट, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी से हम स्पाइसेस को हम वी आर वेरी मच एफिशिएंट। इंडिया ना एक बहुत अच्छा स्पाइस मार्केट वी कैन से, एक बहुत अच्छा क्वांटिटी में हमारे पास स्पाइसेस है बिकॉज ऑफ आर नेचुरल climatic conditions and all, we are very good to do and we are very well to do in spices। तो हम ना बहुत अच्छे पहले से यूरोप को स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एनकरेज टू ग्रो स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज। साउथ इंडिया के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा करा गया कि आप स्पाइसेस ग्रो करो एंड इट विल बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। इवन टुडे हम स्पाइसेस में इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स है हमारे, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक एक्सपोर्ट है इन दी स्पाइस सेक्टर। हम एक बहुत अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग सेक्टर हमारा स्पाइसेस में जाता है। सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कहीं ना कहीं हम डेवलप भी हुए हैं, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है एग्रीकल्चर में एंड वी आर वेरी गुड गोइंग इनटू द एग्रीकल्चर। ठीक है ना। एक्सपोर्ट दिस हमने अभी पढ़ा कि हम स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते हैं। स्पाइसेस हमारे जो कंट्री में बहुत अच्छी क्वांटिटी में है बिकॉज ऑफ आर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड आर इन्वायरमेंट, डिफरेंट वेदर कंडीशंस। हमारी इंडिया में बहुत अच्छे स्पाइसेस जनरेशन है। एक्सपोर्ट दिस फोर्स्ड इंडिगो प्रोडक्शन एंड स्टार्टेड चंपारण मूवमेंट। देयर वाज समथिंग, हमें बहुत सारी कि हमें ना बाहर की इंटरनेशनल कंट्रीज से कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ी, हमने यहाँ पर हमें उन्हें प्लांट करना पड़ा, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, एंड उसमें से एक इंडिगो क्रॉप वॉज देयर। कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू मिल्स इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वी वर वेरी गुड टू गो इन द कॉटन सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेकिन हमें बाहर एक्सपोर्ट करनी पड़ती है एंड वहाँ की कंट्रीज एंड वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंक्रीज हो रही है। इंडिगो वॉज ऑल्सो एक्सपोर्टेड, हमने अपना जो इंडिगो एक्सपोर्ट है वो भी बाहर की कंट्रीज में करा और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हो गई। तो वी आर हैविंग, आई ऑलवेज टोल्ड कि वी आर वेरी मच एफिशिएंट इन रिसोर्सेज। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छी क्वांटिटी में है बट एक्चुअली वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज़। हमारे पास अब इससे अच्छा है कि खराब होना है तो वी आर एक्सपोर्टिंग एंड गेटिंग सम टैक्सेस टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इंडियन फार्मर्स बचा क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट टॉपिक्स। एग्रीकल्चर challenges that are faced by Indian farmers, agriculture has assumed different dimensions। एग्रीकल्चर एक बहुत अलग अलग डायमेंशंस में जा चुका है। someone is having technology, someone is laboring himself and putting hard work, hence our farmers are not able to compete with them on price। farmers manage नहीं कर पा रहे हैं, compete नहीं कर पा रहे हैं, उनको कितनी सेल होती है and they have to pay the taxes, उन्हें taxes देने पड़ते हैं। The green revolution has resulted in land degradation। HYV seeds आई हैं, land destroy हो रही हैं, chemical prone seeds हैं, वो chemical fertilizers destroy हो रहे हैं and हमारी land की जो एक fertility है जा रही है। Under globalization Indian farmers have been exposed। जब से globalization आया है, एक modernization आया है, Indian farmers are now not being able to work as they were doing earlier। Indian farmers have been exposed, वो नए challenges आते जा रहे हैं उनके सामने। Farmers in Europe and America are highly subsidized, subsidies कम हो गई, taxes उनके increase कर दिए गए एग्रीकल्चर के इंडिया में, but in America and Europe उनके taxes and subsidies increase करी गई हैं और taxes भी decrease करे गए हैं। Clear? So all this was, we were having the institutional and technological reforms जो हमारे गवर्नमेंट ने करा है। हमारे फार्मर्स के लिए क्या करा, हमारे फार्मर्स जो इंडियन फार्मर्स है उन्हें ग्लोबलाइजेशन का एक बैड इम्पैक्ट भी सॉ कि क्या बैड इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी इंक्रीज करने वाला सेक्टर है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। So don't forget to like and subscribe our channel. Stay tuned for further chapters. I am here, Ananya ma'am, signing off. Thank you. Keep learning, keep enjoying.